नमस्कार, स्वागत है आप सबका। मैं हूं पुनीत पाठक और आप देख रहे हैं मेरा मध्य प्रदेश। प्रदेश की बड़ी खबरें विस्तार से देखते हैं। भोपाल से एक बड़ी खबर आपको बता दें, संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों की हड़ताल स्थगित हो गई। 4 दिन से आंदोलन पर ये स्वास्थ्य कर्मी थे। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी से आश्वासन मिला और इसके बाद अब हड़ताल को स्थगित कर दिया है। संविदा कर्मियों ने 15 दिन के लिए अपनी हड़ताल को स्थगित किया है और कल से काम पर लौटेंगे ये संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी। जाहिर तौर पर एक बड़ा रिलीफ, एक बड़ी राहत स्वास्थ्य सेवाओं के लिहाज से इसे कही जा सकती है। कोविड काल में अपनी कुछ शर्तों, अपनी कुछ मांगों को लेकर ये संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी हड़ताल पर चले गए थे और इसके बाद 4 दिनों से इसका असर स्वास्थ्य सेवाओं पर पड़ता हुआ स्पष्ट नजर आ रहा था। सबसे बड़ा जो कोविड काल में एक जो घर घर सर्वे का अभियान चला है, उसको एक बड़ा धक्का लगा था, इस काम में बाधा आई थी और अब संविदा कर्मियों ने अगले 15 दिन के लिए अपनी हड़ताल टाल दी है। कल से वो काम पर लौटेंगे। प्रदेश के मंत्री से बातचीत करने के बाद में उन्होंने अपनी हड़ताल को टाला है, आश्वासन उनको मिला है। और हमारे सहयोगी विवेक पटैया हमारे साथ में जुड़ गए हैं। जी विवेक, मंत्री जी से बातचीत में क्या निकला? मध्य प्रदेश के संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों ने पिछले 4 दिन से लगातार जो है हड़ताल के जरिए सरकार का ध्यान आकर्षित किया और आज प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री से संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों का प्रतिनिधिमंडल जब मिला तो एक लिखित आश्वासन उनको दिया है पुनीत। और इस लिखित आश्वासन में जो मांगे थी उस पर पुनर्विचार कर जो है रिमार्क किया गया है कि इन मांगों पर किन अधिकारियों को काम करना है। अलग अलग जो मांगे थी उन पर जो है अधिकारियों को जिम्मेदारी दी गई है कि वो जो है इस संबंध में कार्य करें। और इस आश्वासन के बाद, लिखित आश्वासन के बाद जितने संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी थे, करीब 19,000 इनकी संख्या पूरे प्रदेश में है, सभी काम पर लौट गए हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि इनकी जो 2 प्रमुख मांगे थी, जिसमें पिछले दिनों जो संविदा नीति बनी थी उसके अनुसार नियमित कर्मचारी की तरह इनको 90 की तर्ज पर 90% वेतन जो है सभी संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों को मिले, ये इनकी प्रमुख मांग थी। हालांकि इस मांग पर अभी भी सरकार की तरफ से या बातचीत के दौरान कोई स्पष्ट ठोस इनको आश्वासन नहीं मिला। दूसरा, जो निष्कासित संविदा कर्मचारी थे उनकी बहाली की मांग की गई थी, उस पर भी सरकार की तरफ से आश्वासन दिया गया है। लिखित आश्वासन 15 दिन का दिया गया है। संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों का कहना है कि सरकार ने हमको 15 दिन का जो है अल्टीमेटम दिया है। सरकार 15 दिन में हमारी मांगों को जो है विचार करेगी और उनमें से जो संभव हो मांग जो है उन पर अमल भी करेगी। लेकिन अभी महामारी का दौर है और इसलिए हम सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करना चाहते हैं और इसलिए सरकार के आश्वासन के बाद हमने आज जो है अपनी हड़ताल स्थगित कर दी है। बड़ा सवाल यह है कि 4 दिन जब हड़ताल की तो इन 4 दिनों में जो लोग परेशान हुए उसका क्या? प्रदेश के ग्रामीण अंचलों में जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं इन संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों और एनआरएम के कर्मचारियों के कंधों पर ही है। ऐसी स्थिति में यदि इनकी हड़ताल 4 दिन चलती रही तो कितनी जो है जनसंख्या इस हड़ताल से प्रभावित हुई है, ये जो है सवाल इनसे पूछा जाना चाहिए। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि इस महामारी के दौर में ऐसी हड़ताल क्या जायज़ है? सरकार अब इनकी मांगों पर कितने दिन तक विचार करती है या फिर 15 दिन बाद ये फिर हड़ताल में चल जाएंगी? जैसा कि उन्होंने चेतावनी भी दी है कि 15 दिन में सरकार ने उनकी मांगों पर विचार नहीं किया तो जो है फिर से हड़ताल पे हम चले जाएंगे। 15 जून के बाद फिर से हड़ताल की जाएगी और यदि ये हड़ताल होती है तो फिर सरकार क्या करेगी? क्योंकि ऐसे आश्वासन कई बार इन लोगों को मिल चुके हैं, ये कई बार हड़ताल कर चुके हैं और ऐसी हड़ताल में सिर्फ नुकसान यदि किसी का होता है तो जनता का होता है। और आश्वासन के बाद जो है ये हड़ताल वापस हो जाती है, संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी काम पर लौट जाते हैं और सरकार भी भूल जाती है। लेकिन इस बार ऐसी स्थिति निर्मित न हो, क्योंकि जो महामारी का दौर चल रहा है, जिस तरह प्रदेश में महामारी फैली हुई है और इस दौरान इन स्वास्थ्य कर्मचारियों के कंधों पर स्वास्थ्य व्यवस्था की जिम्मेदारी है और इसलिए ऐसा ना हो कि सरकार के से इनकी बातचीत जो है सिर्फ एक आश्वासन तक ही टिकी रहे, कुछ ठोस निर्णय निकलकर सामने आए। चलिए देखते हैं कि ये जो हड़ताल स्थगित हुई है इसमें जैसे आपने एक बड़ा प्रश्न उठाया कि आम जनता का क्या, क्योंकि बार बार वो सफर करती है और दूसरा ये कि जो मूल मांग थी उस पर अमल हो पाता है या फिर वही स्थिति बनेगी, फिर लोग परेशान होंगे। आप बने रहे हमारे साथ। एक और महत्वपूर्ण खबर दर्शकों को बता दें, भोपाल से एक और बड़ी खबर है। कोरोना पर मुख्यमंत्री ने समीक्षा की। मध्य प्रदेश में तीसरी लहर न आए इसके प्रयास करने की बात कही है। कोरोना टेस्ट बढ़ाने पर सीएम शिवराज ने जोर दिया है। कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग हो, माइक्रो कंटेनमेंट जोन बने,
22,813 ग्राम पंचायतों में 20,565 ग्राम पंचायतें कोरोना मुक्त हुई हैं। क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप लगातार सक्रिय तौर पर काम करें। तो मुख्यमंत्री ने समीक्षा की है और कोरोना से समीक्षा के बाद जो उन्होंने प्रमुख तौर पर बात की, तीसरी लहर से निपटने के लिए प्रयास करने ताकि लहर प्रभाव न दिखा पाए। हमारे सहयोगी विवेक हमारे साथ में लगातार जुड़े हैं। जी विवेक, एक समीक्षा की गई, फोकस रहा थर्ड वेव को लेकर। मुख्यमंत्री लगातार कोविड की समीक्षा कर रहे हैं और पिछले इन 40-45 दिनों में जिस तरह कोरोना महामारी प्रदेश में फैली, उसके बाद से लगातार मुख्यमंत्री जो है सक्रिय है, समीक्षा कर रहे हैं। आज की समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर कहा है कि भले ही प्रदेश में केस कम हो रहे हैं कोरोना के, लेकिन हमें लापरवाही नहीं बरतना है। हमको सबसे ज़्यादा यदि ध्यान देना है तो वो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग पर देना है, अधिक टेस्टिंग पर देना है, और इसके साथ ही जो पॉजिटिव पेशेंट है और जहां ज़्यादा पॉजिटिव पेशेंट है, ऐसी क्षेत्रों को चिन्हित करके माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाया जाए ताकि संक्रमण न फैले, और जो लोग होम आइसोलेशन में हैं वो लोग कहीं ना कहीं घर के बाहर न निकले ताकि अधिक से अधिक लोग संक्रमित न हो। इस पर मुख्यमंत्री का फोकस है। मुख्यमंत्री ने बैठक में एक बात और कही है कि जो क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप बनाए गए हैं, चाहे वो जिला स्तर पर, ग्राम पंचायत स्तर पर या फिर ब्लॉक जो वार्ड स्तर पर, इन क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप से लगातार अधिकारी संवाद करें और उनसे संवाद करके ही जो है उनके फीडबैक के आधार पर ही रणनीतियां बनाएं ताकि जनता की भागीदारी से ही हम कोरोना को जो है दूर कर सकते हैं। एक और बात जो सामने आई है कि प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्रों में जिस तरह कोरोना फैला था, उस पर अब प्रभावी नियंत्रण सरकार का दावा है कि हो गया है, और इसीलिए बताया गया है कि करीब 20,000 से अधिक ग्राम पंचायतें इस वक्त कोरोना मुक्त हो चुकी है। मतलब प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में भी कोरोना का संक्रमण जो है वो लगभग थमता हुआ जा रहा है। ये मुख्यमंत्री की कोरोना समीक्षा बैठक में सामने आया। तो इसी तरह मुख्यमंत्री ने खरगोन जिले की काफ़ी तारीफ की है। खरगोन में जिस तरह पॉजिटिव रेट या कोरोना के पेशेंट मिलना कम हुए हैं, वो कहीं ना कहीं काबिल के जो उसकी तारीफ मुख्यमंत्री ने बैठक में की है। और नीमच में जिस तरह कोरोना के केसेस बढ़े थे, लेकिन अब वहां पर अब केसेस कम हो रहा है, उस पर भी मुख्यमंत्री ने वहां के अधिकारियों को, वहां के क्राइसिस मैनेजमेंट को धन्यवाद दिया है। तो ये कह सकते हैं कि कोरोना की नियमित समीक्षा में मुख्यमंत्री हर उस क्षेत्र की समीक्षा करते हैं जहां पर केसेस बढ़ रहे हैं, और जिन क्षेत्रों में केसेस अब कम होने लगे उसको लेकर भी वो जो है दिशा निर्देश भी देते हैं। लेकिन बड़ा सवाल है कि प्रदेश में अब पॉजिटिव दर जो है, जो कोरोना की जो दर है वो काफ़ी कम हो गई है, 3% से नीचे की तरफ आ रही है। तो ये कहीं ना कहीं एक संकेत है कि आने वाले समय में जब कोविड को लेकर जो कर्फ्यू लगाया गया था वो जब अनलॉक होगा तो हमको वो व्यवहार जो दिखाना पड़ेगा, जो कोरोना की गाइडलाइन है वो उसके तहत अपना व्यवहार रखना पड़ेगा ताकि ये संक्रमण एक बार फिर न फैले और तीसरी लहर की तरफ हम आगे न बढ़े। ये हमारे ऊपर है कि हम यदि सावधानी बरतते हैं तो तीसरी लहर नहीं आएगी। मुख्यमंत्री ने तीसरी लहर पर अध्ययन करने की बात कही है अधिकारियों को कि विशेषज्ञों से चर्चा करके तीसरी लहर पर जो है रणनीति बनाए, उस पर चर्चा करें ताकि ऐसी कोई स्थिति निर्मित होती है तो हम उससे लड़ सकते हैं। क्योंकि दूसरी लहर ने प्रदेश सरकार को भी और प्रदेश की जनता को भी जिस तरह झकझोरा था वो कहीं ना कहीं एक आईना था सबके सामने, और इसीलिए तीसरी लहर को अब जो है एक चैलेंज मानकर उसको अभी से प्रभावी नियंत्रण करने की उसकी रणनीति बनाकर मुख्यमंत्री ने काम करने के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया है। चलिए, उम्मीद करते हैं कि जो ये बात की जा रही है और जो प्रयास किए जा रहे हैं वाकई से तीसरी लहर के कहर से प्रदेश बच सके। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे अपडेट के लिए। और अब कोरोना से जुड़े आज के आंकड़े आपको बता दें। मध्य प्रदेश में आज संख्या काफी कम रही। संक्रमितों की 1977 नए कोरोना संक्रमित मिले। प्रदेश में अब तक 7,73,875 संक्रमित मिल चुके हैं। 24 घंटे में 70 मरीजों की मृत्यु हुई है और अभी तक कुल मिलाकर 7,828 मरीजों की मौत कोरोना संक्रमण ने ली है। मध्य प्रदेश में आज 6,845 मरीज स्वस्थ हुए हैं और प्रदेश में अब तक कुल मिलाकर 7,27,700 मरीज स्वस्थ हुए हैं। मध्य प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 38,327 है। मध्य प्रदेश में 1 जून से पाबंदियों के साथ अनलॉक होगा, जिसको लेकर मंत्री समूह की बैठक में कई फैसले हुए हैं। इसके मुताबिक 50% कर्मचारियों के 7 सरकारी दफ्तर खुल सकेंगे। पंजीयन और एग्रीकल्चर दफ्तर पूरी क्षमता के साथ खुलेगा। निर्माण कार्य, सर्विस प्रोवाइडर सर्विस शुरू हो जाएंगी।
शादी समारोह में दोनों पक्षों के 20-20 लोगों को अनुमति मिल गई। दाह संस्कार, मृत्यु भोज में 20-20 लोग अब शामिल हो सकते हैं। शर्तों के साथ आर्थिक गतिविधियां शुरू हो जाएंगी। राजनीतिक और धार्मिक आयोजन बंद रहेंगे। मंदिरों में एक समय में 2 श्रद्धालु दर्शन कर पाएंगे। राज्य की सीमाओं को सख्ती के साथ आगे भी इसी तरह चेक किया जाएगा जैसे अभी हो रहा है। मॉल और सिनेमा हॉल ये फिलहाल बंद रहेंगे। 31 मई को फिर से मंत्री समूह एक मीटिंग करेगा और अनलॉक को लेकर जो पूरी गाइडलाइन है इस पर बात होगी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने उद्बोधन में जिन बिंदुओं को छुआ था वो सारे बिंदुओं पे सहमति है। कुछ नए बिंदु भी निकाले हैं उसमें जो आजकल में हम माननीय मुख्यमंत्री जी के ध्यान में डाल देंगे। सोमवार को 31 तारीख को सुबह 11 बजे बैठक है, उसमें अंतिम रूप से इसे जारी कर देंगे। मध्य प्रदेश में वैक्सीनेशन को लेकर के कांग्रेस ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधा। मध्य प्रदेश कांग्रेस ने ट्वीट किया कि टीके के बिना तीसरी लहर से कैसे निपटेंगे। वैक्सीनेशन अभियान फेल हो गया। कांग्रेस ने टीकों की कमी के लिए केंद्र और राज्य सरकार की कार्यप्रणाली को दोषी बताया। साथ ही सरकार से सवाल पूछा कि एमपी में वैक्सीन क्यों नहीं। कांग्रेस के ट्वीट पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि जब आंखों में पीत दोष हो जाए तो चांद भी पीला ही दिखाई पड़ता है। अगर हम इतने गलत हैं तो लगातार जीतते कैसे हैं। कांग्रेस आपदा में अवसर देख रही है। कमलनाथ जी सभी जगह जा रहे हैं लेकिन जनता के बीच नहीं जा रहे। जब पीत दोष हो जाता है आंखों में तो चंद्रमा भी पीला ही दिखाई देता है। ये पीत दोष ही है कि इन्हें हर काम में कमी ही नजर आई। मुझे नहीं मालूम कि आज तक कभी उनने किसी काम की तारीफ की हो। और कमलनाथ जी अगर हम इतने ही गलत हैं तो लगातार जीत कैसे रहे हैं। मध्य प्रदेश में वैक्सीन की कमी को पूरा करने के लिए सरकार ग्लोबल टेंडर के जरिए विदेशी वैक्सीन मंगवाएगी। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने बताया कि हम वैक्सीन की पूर्ति के सारे संभव प्रयास कर रहे हैं। कोरोना कर्फ्यू कब खुलेगा, इस पर कहा कि कर्फ्यू खोलने का फैसला जिलों में क्राइसिस कमेटियां करेंगी। संविदा स्वास्थ्य कर्मियों की हड़ताल पर मंत्री सारंग का यह कहना था कि महामारी में इनकी जरूरत है, इनको काम पर लौटना चाहिए और सरकार के प्रयासों से शाम होते यह हड़ताल भी टल गई है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने यह निर्णय लिया है कि यदि कहीं भी वैक्सीन के इंपोर्ट की पॉसिबिलिटी होती है तो हम उसको एक्सप्लोर करेंगे और हम ये सुनिश्चित करेंगे कि यदि विदेशी वैक्सीन भी मध्य प्रदेश को मिल सके तो हम उसके लिए ग्लोबल टेंडर कर रहे हैं और यह सुनिश्चित कर रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीन को हम प्रोक्योर कर सकें। मध्य प्रदेश में अब तक तकरीबन 1 करोड़ लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। इसके बाद भी अब तक वैक्सीनेशन की रफ्तार काफी धीमी दिख रही है। दूसरा डोज जिनको लगना है उनकी संख्या 52 लाख के आसपास है। पिछले दिनों वैक्सीन की कमी के कारण कई लोगों को वैक्सीन लगवाने के लिए भटकना पड़ा, परेशान होना पड़ा और 18 वर्ष आयु वर्ग के जो लोग हैं उनका इंतजार अभी भी खत्म नहीं हुआ है। प्रदेश के 4 महानगर भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर समेत 12 नगर निगम क्षेत्रों में प्री बुकिंग के बावजूद वैक्सीन लगवाने का काम अभी भी धीमा है और लोग परेशान हैं। सरकार की ओर से बार बार बदलती गाइडलाइन लोगों में भ्रम फैला रही, जो वैक्सीनेशन की रफ्तार को धीमा करता है। एक बड़ा वजह यह भी है। आंकड़ों की बात करें तो अब तक कुल 1,83,945 लोगों को वैक्सीन लग चुका है, जिसमें 45 प्लस आयु वर्ग के 64,87,988 लोग हैं जिनको पहला डोज लगा है। 11,62,834 लोगों को दूसरा डोज लगा है और 18 वर्ष से अधिक उम्र के 9,57,652 लोगों को पहली डोज लग पाई है। संक्रमण के खतरे को देखते हुए प्रदेश सरकार ने स्कूल बंद रखे हैं, लेकिन गुना में निजी स्कूल ने 10वीं क्लास के बच्चों को फेल करने का खौफ दिखाकर स्कूल बुला लिया।
इतना ही नहीं, साथ में फीस लेकर आने तक को कहा। और इस बात की जानकारी जैसे ही प्रशासनिक अमले को लगी, टीम ने स्कूल पहुंचकर छापा मारा, जहां कमरों के भीतर 2 दर्जन बच्चे मिले। स्कूल संचालक स्कूल छोड़कर भाग गए। काफी देर बाद स्टाफ के फोन लगाने पर भी वापस लौटे। परीक्षा लेने के बारे में जब पूछा गया तो उन्होंने इससे साफ इनकार कर दिया। जब बच्चों को बुलाने के बारे में पूछा तो कोई जवाब नहीं मिल पाया। फिलहाल स्कूल संचालक पर धारा 188 की कार्रवाई की जा रही है। बढ़ती गर्मी के साथ मध्य प्रदेश के कई इलाके पानी के संकट से जूझते हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अधिकारियों को पेयजल को लेकर एक समीक्षा बैठक में साफ तौर पर निर्देश दिया कि किसी भी नगरीय निकाय या पंचायत क्षेत्र में पानी की समस्या नहीं होनी चाहिए। साफ तौर पर उनको ये निर्देश है कि जिन स्थानों पर जल स्तर नीचे है, वहां पर जहां पंप नहीं चल पा रहे हैं, उन्हें चिन्हित करें और तत्काल नए बोरिंग करवाएं। जिन नगरीय निकायों में पेयजल की समस्या है, वहां आवश्यक वैकल्पिक इंतजाम करें। मध्य प्रदेश में विद्युत वितरण कंपनी 5 ब्लैक लिस्टेड कंपनियों से काम करवा रही है, लेकिन ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर को इसकी जानकारी नहीं। वो कह रहे हैं कि जानकारी मिलने पर ऐसी कंपनियों पर कार्रवाई करेंगे। वहीं विद्युत कंपनी में आउटसोर्स पर लगे कर्मचारियों को नियमित करने की मांग पर उन्होंने कहा कि सीएम शिवराज सिंह सभी के हितों के लिए कार्य करते हैं और इनकी मांगों पर विचार किया जाएगा। ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह मुरैना पहुंचे थे, जहां वो मीडिया से बात कर रहे थे। इस दौरान कांग्रेस को जमकर आड़े हाथों लिया। मेरे संज्ञान में नहीं है कौन सी कंपनियां जो काम कर रही हैं, किस स्थान पे काम कर रही हैं, आप बताएंगे तो मैं कार्रवाई कराऊंगा। संवेदनशील मुख्यमंत्री है माननीय शिवराज सिंह जी, और निश्चित रूप से हर वर्ग की वो चिंता करते हैं, कर्मचारियों की भी चिंता करते हैं, उनके हितों का हमेशा ध्यान रखते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ के प्रयासों से छिंदवाड़ा के 4 निजी अस्पतालों को 10-10 ऑक्सीजन सिलेंडर दिए गए। जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष विश्वनाथ ओक्टे ने नाथ परिवार की ओर से ये सिलेंडर उपलब्ध करवाए हैं। इनका उपयोग गरीब मरीजों के इलाज के लिए होगा। आपको बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और उनके बेटे सांसद नकुलनाथ कोरोना संकट में लगातार लोगों की मदद और राहत का काम उन्हें पहुंचा रहे हैं। जब तक तकरीबन 500 ऑक्सीजन सिलेंडर ऐसे रहे, 50,000 फेबी फ्लू टैबलेट्स रही हैं, सैकड़ों रेमडेसिविर इंजेक्शन और 15 वेंटिलेटर्स की सप्लाई उस इलाके में दोनों जनप्रतिनिधियों की तरफ से करवाई गई है। 4 प्रमुख प्राइवेट हॉस्पिटल्स है, उनके संचालकों को, उन डॉक्टर्स को 10-10 सिलेंडर दे रहे हैं ताकि वो गरीबों को काम आए। माननीय कमलनाथ जी के द्वारा, नकुलनाथ जी के द्वारा शासकीय अस्पताल के अलावा प्राइवेट सेक्टर को, प्राइवेट अस्पतालों को दिए जा रहे हैं। हमारी सौभाग्य की बात है ताकि गरीबों की सेवा हो सके। और एक बड़ी खबर इंदौर से इस वक्त हमको मिल रही है। यास तूफान का असर इंदौर में है। तेज हवाओं के साथ बारिश का सिलसिला शुरू हो गया है। शहर के कई हिस्सों में बिजली गुल हो गई। तो इंदौर से बड़ी खबर, यास तूफान का असर, चक्रवाती तूफान है यास, और दूसरे दिन असर डाला इंदौर पर। तेज हवाओं के साथ बारिश शुरू हो गई है। तेज बारिश का क्रम है। कई इलाके में बिजली गुल हो गई इंदौर में। रवि हमारे साथ जुड़ गए इंदौर से। जी रवि, क्या स्थिति है, बताएं। जिस तरीके से इंदौर शहर में पहले दाऊदे तूफान का असर देखने को मिला था, ठीक उसी तरह आज अगर हम बात करें तो अभी देर शाम में ही काफी तेज हवाएं इंदौर शहर में चली है और कई जगह पर तेज बारिश भी हुई है। और उसका नतीजा यह रहा है कि कई जगह पर पेड़ गिरने की घटनाएं और कुछ जगह, हल्की जगह कुछ ऐसा नुकसान भी हुआ है। हालांकि काफी उस समय से अगर बात की जाए तो इस दरमियान काफी तेज हवाएं भी चली हैं, बिजली भी कई इलाकों की गुल हो गई थी। तो फिलहाल अगर बात की जाए तो इस तूफान का असर देखने को जरूर मिला है और मौसम विभाग ने पहले से इस बात की जो चेतावनी वो जारी की हुई थी कि आज के समय में इतने से इतने समय तक ये मौसम जो है वो इस तरीके से बदल सकता है। जी, तो क्या आगे के वक्त को लेकर कोई अनुमान व्यक्त किया है कि कितने घंटों तक ये असर रह सकता है? बिल्कुल, अभी आगे 2 दिनों तक जो मौसम विभाग का अनुमान है कि आगे 2 दिनों तक इसका असर देखने को मिल सकता है। और जैसे कि पहले अगर बात की जाए, जब दाऊदे तूफान आया था तो इंदौर वासियों को कम से कम 3 से 4 दिन तक भीषण गर्मी में राहत मिली थी। तो अभी अमूमन माना जा रहा है कि अब ये आगे का 2 से 3 दिन का जो समय रहेगा, इस समय लोगों को गर्मी से थोड़ी निजात जरूर मिलेगी। जी, लेकिन बिजली व्यवस्था को लेकर कोई निर्देश है, क्योंकि अब लोग घरों में हैं और इस वक्त अगर कई इलाके ब्लैकआउट हैं तो स्थितियां गंभीर होंगी।
बिल्कुल आपने ठीक कहा कि जिस तरीके से अब चूंकि अचानक ही है और अब इस तरीके से तूफान के बाद में चूंकि जो नगर निगम का अमला है, बिजली विभाग का अमला है, इनको पहले से सचेत कर दिया गया था और अभी मौके पर जहां जहां पर शिकायत मिल रही है नगर निगम और का अमला, जो कि जहां पेड़ गिरे हैं, जहां पर कुछ नुकसान हुआ है इलेक्ट्रिक वायर्स को, वहां पर दुरुस्ती करने का कार्य किया जा रहा है और आगे भी इन्हें मुस्तैदी रहने से आदेश जारी किए गए हैं। शुक्रिया आपका रवि इस जानकारी के लिए। तो हमारे सहयोगी बता रहे थे यास का असर है, पहले भी जो तूफान था ताउते, उसका असर शहर में दिखा था। राहत गर्मी से तो मिल गई थी, लेकिन व्यवस्थाओं के लिहाज से जिन इलाकों में ब्लैकआउट है, इस वक्त लोग परेशान हैं क्योंकि बिजली गुल है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबर अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।